हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाला एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में कौन सी फसल कौन से डिस्ट्रिक्ट में जिसकी सर्वाधिकता है। तो आज हम सब कुछ हरियाणा की फसलें कौन सी कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाई जाती है उसके बारे में ये संपूर्ण वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम हरियाणा की फसलों में सबसे जो मेन है वो है गेहूँ। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है और हरियाणा में भी गेहूं सबसे ज़्यादा सिरसा, हिसार और जींद, ये सीरियल वाइज है। सबसे ज़्यादा होता है सिरसा के अंदर, उसके बाद हिसार के अंदर और फिर जींद के अंदर। और उसके बाद है कपास। कपास भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा जिले के अंदर होती है, फिर हिसार और फिर फतेहाबाद। उसके बाद आ जाता है कपास के बाद बाजरा। बाजरा भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर ज़्यादा होता है। भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरे की पैदावार होती है हरियाणा के अंदर। सरसों भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ और भिवानी इस इलाके के अंदर ज़्यादा होती है। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना आए तो भिवानी सबसे ज़्यादा सरसों वाला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। और फिर उसके बाद जवार रोहतक और झज्जर वाले एरिया के अंदर ज़्यादा होती है। मक्का पंचकुला पानी वाला इलाका है जो नॉर्थ हरियाणा है, ऊपरी इलाका बोलते हैं। पंचकुला साइड मक्के की पैदावार होती है। और गन्ना एक 12 मासी पूरा साल भर होने वाला जायद फसल है एक टाइप में ये। और गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर, अम्बाड़ा और रोहतक के अंदर होता है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। चना भिवानी वाले और दादरी इस एरिया के अंदर चना ज़्यादा होता है, जो हिसार में सबसे ज़्यादा होता है। उसी प्रकार और फसल जिस तरह चावल भी हरियाणा की एक सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। गेहूं के बाद चावल ही सबसे ज़्यादा हरियाणा में जिसकी खेती की जाती है। चावल सबसे ज़्यादा करनाल, कैथल, जींद और कुरुक्षेत्र के ट्रिपल के बेल्ट बोलते हैं इसको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र और साथ में जींद भी। ऐसे होती तो और भी जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं एरिया के अंदर करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। धान, अब ये देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले आ गया धान। चावल का कटोरा बोलते हैं करनाल को, लेकिन चावल की कटोरी बोलते हैं सोनीपत को। धान की सबसे अधिक फैक्ट्री या किस्में कहाँ पे, या वो है कैथल के अंदर। धान की सबसे अधिक किस्में हैं कैथल के अंदर, लेकिन धान का कटोरा है करनाल और कटोरी वो है सोनीपत। धान के निर्यात के लिए सबसे बड़ी मंडी वो है पानीपत में। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इनको एक बार दोबारा देख लेना इस हिसाब से। और उसके बाद है आम सबसे ज़्यादा अम्बाला के अंदर, हरियाणा में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे आम का सबसे अधिक उत्पादन यमुनानगर में होता है, परंतु एचएससी के अनुसार आम अम्बाला के अंदर माना जाता है। आमों की अधिकता की वजह से भी बोलते हैं कि अम्बाला का नाम पड़ा था। बाकी माता अम्बा और काफ़ी कुछ कहानी आप सुनते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रूट्स। तो सबसे ज़्यादा फ्रूट अपने हरियाणा के अंदर जो खट्टा फल बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सिरसा की तरफ, सिरसा वाले एरिया में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो संतरा, नींबू, किन्नू, आंवला, ये जो खट्टे फल हैं सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं। खट्टे सीट्रस फल वो सिरसा के अंदर है सबसे ज़्यादा। सेब, केला, अमरूद ये फतेहाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। तरबूज, खरबूजा ये यमुनानगर की साइड सबसे ज़्यादा होते हैं। और सब्जियों में अब आ गया लौकी, घिया, जो कि करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा है। अदरक पंचकुला के अंदर, हल्दी अम्बाड़ा के अंदर, और आलू कुरुक्षेत्र में, और मेथी महेंद्रगढ़ में, और लहसुन करनाल के अंदर। तो ये सब अलग अलग आप देख लेना। लहसुन करनाल में होता है। प्याज और टमाटर हैं जो उनकी अधिकता है अपने नूह इलाके में। गाजर है पानीपत में। ये कुछ ऊपर वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार ज़रूर देख लेना। तो जो आलू सबसे ज़्यादा होती है तो कुरुक्षेत्र में है अपने हरियाणा में, लेकिन इसका जो आलू रिसर्च सेंटर है ना हरियाणा में, वो है करनाल में। सामगढ़ नामक जगह है नीलोखेड़ी में, करनाल के अंदर। लेकिन नेशनल आलू रिसर्च सेंटर है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसको आप वैसे आलू शिमला की जैसे एक सब्जी भी होती है, उसी प्रकार आप याद कर सकते हैं कि आलू रिसर्च सेंटर शिमला के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो अब हम देखते हैं कुछ फूल। गुलाब के फूल हरियाणा में सबसे ज़्यादा पानीपत और सोनीपत, जहाँ पे भी पत लगा लो, पानी और सोनीपत, गुलाब के फूल ज़्यादा होते हैं। रजनीगंधा और ग्लोकेडियस के जो फूल हैं वो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद एरिया में है। और जो गेंदा है वो कुरुक्षेत्र में है। ये 2022 के आंकड़े के अनुसार है कि गेंदे का फूल हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। हड़प्पा काल में तरबूज तथा खरबूज के साक्ष्य बाड़ू गांव है कैथल में, वहाँ से मिले हैं।
यहीं पर अदरक व लहसुन के साक्ष्य भी मिले हैं। बाड़ू गांव कैथल का है, हड़प्पा कालीन के टाइम का एक जो खुदाई हुई थी उसके अंदर इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में सबसे अधिक फल तथा सब्जियां सिरसा जिले में होती हैं। हरियाणा में सबसे कम फल सब्जियां महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। खरीफ की फसल को सावण की फसल बोलते हैं, सीधा बता देता हूँ आपको। यह मई जून में तो बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर के अंदर सर्दियाँ जो शुरू होती हैं उस टाइम इसको काटा जाता है। उसी प्रकार रबी की फसल है, इसको आषाढ़ी की फसल बोलते हैं। ये नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, उस टाइम ये काट ली जाती हैं। तो ये मार्च अप्रैल के बाद मई जून तक जो रहता है ना टाइम, इसके बीच में बोई जाती हैं जायद की फसलें, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, जायद की फसलें, ये इनके बीच के अंदर ये इस टाइम में बोई जाती हैं। रबी की फसलें हैं जो कि रबी की फसल आपने देख लिया नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, सरसों, चना, जई, मटर, मेथी। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ये इसके इंपॉर्टेंट हुए हैं, ये याद रख लेना। खरीफ की फसल है चावल, गन्ना, तंबाकू, ग्वार, बाजरा, कपास, मूंग, अरहर। तो इसमें खरीफ की फसल में भी गन्ना, बाजरा, कपास और ये मूंग और अरहर की दालें हैं, ये इस टाइम होती हैं, ये याद कर लेना थोड़ा। खरीफ की फसलों में ये इंपॉर्टेंट है, चावल वगैरह। तो अब हम ये हो गई भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी फसल। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा। हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का एक राजा था। वर्धन वंश की स्थापना की तो थी पुष्यभूति ने, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक बोलते हैं प्रभाकर वर्धन को। ये पुष्यभूति के प्रभाकर वर्धन को बोलते हैं, पुष्यभूति के बेटे थे प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन जिनकी मृत्यु 605 में हुई थी वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और फिर हर्षवर्धन 590 ईस्वी के अंदर 590 में उसका जन्म है हर्षवर्धन का, और 606 ईस्वी के अंदर वो गद्दी पर बैठा था। और राज्यश्री जो प्रभाकर वर्धन की ही पुत्री थी, उसकी शादी यशोवर्मन जो कन्नौज का राजा था मोखरी वंश का, उसके साथ हुई थी। तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखित कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी देख लेते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद बोलते हैं। और वैसे ही बाण भट्ट ने भी हर्ष के ऊपर कुछ किताबें लिखी थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हर्षचरित्र और चंडी शतकम। तो हर्ष संवत जब ये 606 ईस्वी के अंदर हर्ष राजा बना था, तो इसने अपना संवत जो अपना कैलेंडर होता है ना वो स्टार्ट किया था। हर्षवर्धन की गद्दी पर बैठा 7वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 7वीं शताब्दी, तो 600 वाली जो होती है वो 7वीं अपनी शताब्दी स्टार्ट हो जाती है। तो 606 में मतलब 7वीं शताब्दी के शुरू के साल में अपने गद्दी पर बैठ गया था। 653 में कन्नौज में 5वीं बौद्ध समिति हुई थी, जब हर्षवर्धन के समय ही हुई थी ये भी। 633-34 में हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य वंश का राजा था ना, ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ये जब हर्षवर्धन साउथ की तरफ अपना राज्य बढ़ाने के लिए आक्रमण किया, तो पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य वंश का राजा था, जब वो वहाँ शासन कर रहा था ना, तो इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी अपने जो इंडिया उसके बीच में होता है ये MP वाले एरिया में, तो वहाँ इनका युद्ध हुआ था और फिर वहाँ पे हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था। तो वर्तमान का शाक्य मुनि बोलते हैं हेंसवांग को। हेंसवांग इसी टाइम भारत के अंदर आया था हर्षवर्धन के टाइम में। प्राचीन काल का शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे हरियाणा के पहले CM पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में थोड़े तथ्य उनसे रिलेटेड जो भी हैं। ये हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले CM। इंदिरा गांधी जी PM के साथ, उस टाइम की PM के साथ बैठे हुए पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका जन्म बेरी गांव है जो झज्जर जिले में, वहाँ हुआ था 26 जनवरी 1918 को। हरियाणा के पहले मनोनीत CM कांग्रेस पार्टी के सहयोग से CM बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से ही मेडिकल कॉलेज है जो रोहतक के अंदर है, इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है, मतलब अभी भी ये कॉलेज है। रोहतक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1960 में डॉक्टर मंगल सेन के प्रयासों से हुई थी और वो फिर इनका नाम BD शर्मा जी के नाम पर रखा गया था। तो अब हम देखते हैं हरियाणा के पानीपत में होने वाले 3 युद्ध, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 के अंदर 21 अप्रैल, डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी याद कर लो, 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत जगह में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का पहली बार भारत में किसी राजा ने या किसी आक्रमणकारी ने तोपों का इस्तेमाल किया था इस पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर, और इन्हीं तोपों की वजह से इब्राहिम लोदी को हराने में वो हुआ और इसने अपने मुगल सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर का सेनापति संघार इस युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी की तरफ से ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह मारा गया था, जो इनका साथ दे रहे थे। तो बाबर ने इस युद्ध में तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। लोदी वंश का पहला राजा जो कि इस युद्ध के मैदान में मारा गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। लोदी वंश लगा लिया कोई भी राजा जो पहली बार युद्ध में मारा गया था वो इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के साथ टकराया था 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के अंदर। नोट, इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो नारनौल के अंदर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा है ना, वो तो है पानीपत के अंदर। देखो हम देख चुके हैं ना, पानीपत के अंदर जहाँ ये बाबर ने इसका जो मकबरा था पानीपत में ही मरवाया इसकी मौत के बाद। तो वह, लेकिन इब्राहिम खान का मकबरा है, ये है लोदी, इब्राहिम लोदी, लेकिन इब्राहिम खान का जो मकबरा है ना वो नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो बाबर ने इस युद्ध की विजय के बाद पानीपत में अपनी प्रिय बेगम काबुली की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था 1527 के अंदर। काबुली बाग मस्जिद भी आपको पता है पानीपत के अंदर है, उसका निर्माण बाबर ने अपनी बेगम काबुली के नाम से करवाया था। इसके तारों और चबूतरे का निर्माण है, ये पक्की ईंटों की बनी हुई मस्जिद है। ने हुमायूं जो इसका बाबर का लड़का था, उसने 1532 में चबूतरे का निर्माण करवाया था उसके बाहर से। इस मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो उस टाइम इसने मस्जिदों पर कुरान की आयतें लिखवाई थी बाबर ने। बाबर ने इस युद्ध की विजय के बाद पानीपत में अपनी प्रिय बेगम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, काबुली बाग मस्जिद काले पत्थर से बनी है, इसलिए इसे काले पत्थर वाली मस्जिद भी बोलते हैं, जो काबुली बाग है ना मस्जिद पानीपत की, उसको। काबुली बाग मस्जिद के एक बड़े गुंबद को 26 छोटे गुंबद सहारा देते हैं। एक गुंबद है उसको छोटे छोटे 26 छोटे गुंबद है ना, वो उनको सहारा देते हैं और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो अब हम, ये हो गया पानीपत का पहला युद्ध। अब हम आते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये आखिरी हिंदू शासक बोलते हैं, और अकबर के बीच में। अकबर तो उस टाइम बहुत छोटा था, तो उसकी जगह में इसका जो संरक्षक था बैरम खान, वो इसकी जगह युद्ध कर रहा था। तो ये देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को दिल्ली के सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। कुछ हफ्ते पहले ही हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कुछ टाइम हुआ था हेमू इस गद्दी पर आकर बैठ गया था। लेकिन पानीपत में मुगलों के सेनापति बैरम खां और खान जमान ने हेमू को हरा दिया। युद्ध में हेमू के एक तीर से घायल होकर बेहोश हो गया, जिसकी उसकी सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों को एक निर्णायक जीत मिली, जिसने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। मुगल शासन की नींव तो पहले ही जिस तरह बाबर ने रख चुका था, लेकिन इसके बाद वो दोबारा से वो हो गया, मतलब उसका परचम लहरा गया मुगल सल्तनत का। हेमू दिल्ली की गद्दी पर 7 अक्टूबर 1556 को बैठा था और 5 नवंबर 1556 को, सिर्फ ये लगा लो कि 1 महीना भी नहीं हुआ था पूरा, तो तब ये पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां ने जो इसका नेतृत्व कर रहा था अकबर की सेना का। पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय अकबर की उम्र कुल 13 वर्ष थी। मैंने बताया था ना कि अकबर तो बहुत छोटी उम्र का था, तो उसकी जगह पे बैरम खान ने ही ये युद्ध लड़ा था और उसने विजय हासिल की थी। हेमू के सिर को पुराना किला दिल्ली और हेमू के धड़ को लाहौर फिकवा दिया गया था अकबर के द्वारा जब उनकी मौत हुई। तो वहाँ पे हेमू के पिता को खोजकर 6 महीने बाद मरवा दिया था अकबर ने। और हेमू की पत्नी, तो परिवार का कोई सदस्य आज तक नहीं मिला उनके साथ, जो भी हार के बाद किया इन्होंने, तो उनका आज तक पता नहीं चला। तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं पानीपत युद्ध से वो दूसरे युद्ध से वो हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो इम्पोर्टेंट युद्ध था उसमें है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रानी बोलते थे इसको, और मराठों के बीच हुआ था, क्योंकि उस टाइम हरियाणा और इस एरिया के अंदर मराठों का राज आ गया था। तो जब इसका अफगानियों ने हमला किया तो इन दोनों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में जम्बूरा तोपों का प्रयोग किया। जम्बूरा तोपों को ऊंट पर बांधकर अलग अलग जगह ले कर चलाया जाता था। जैसे तोपें होते हैं वो एक जगह खड़े होकर अपने दुश्मन का निशाना बनाती हैं, लेकिन ये जम्बूरा तोपें थी ना, ये ऊंट पर बांधकर इनको अलग अलग जगह से चलाया जाता था।
मराठों की तरफ से सेनापति विश्वासराव भाऊ तथा उसके सहयोगी के रूप में सदाशिवराव भाऊ, उसके जो चाचा थे, इन्होंने भाग लिया था। लेकिन इनकी बहुत बुरी तरह बताते हैं कि हसन। इसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो यूट्यूब चैनल है हमारा स्टडीवाल एजुकेशन के नाम से। इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक यू।